ठीक है, चलो मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में क्या क्या था, रेडिएशन प्रेशर और थोड़ा आगे भी बढ़े थे क्या कुछ? हाँ सर ठीक। देख लो एक बार। अच्छा, रेडिएशन प्रेशर वाले ही हैं और वो डिबॉगली वेवलेंथ वगैरह ऐसा कुछ, है ना। आज हम लोग मोस्टली एक्स रेज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरे एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है, जो बहुत ही छोटा है, सबको आता भी है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसके मतलब जो मुझे समझ आता है, हम लोग भी पढ़ते थे, तो प्रॉब्लम इसके कम होते हैं, हम लोग मोस्टली सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कॉमन सेंस से हो जाता है। वैसे एससी वर्मा में एक चैप्टर है एक्सरे, सॉल्व किया तुम लोगों ने पूरा उसको? सर कुछ 30 तक थे। नहीं नहीं, कम ही क्वेश्चन होंगे उसमें, 11-12 ही क्वेश्चन होंगे शायद। सर याद नहीं है। 11-12 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं है, वो भी मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। चलो हर टाइप के दो 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 क्वेश्चन करते हैं। टू स्टार्ट विथ, ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें कि काम लायक सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फटाक से करो। दिख रहा है सबको? ये नोमेनक्लेचर समझते हो ना, के अल्फा, के बीटा, के गामा, ये सब? हाँ एक्सरेज में ये सारे नोमेनक्लेचर समझते हो आप लोग? ठीक है, कोशिश कीजिए जल्दी।
बोलो, कुछ बता नहीं रहे हो? ओ भाई साहब, बोलो ना, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा, होगा और कुछ? एटॉमिक नंबर अप्रोक्सीमेटली 73 आता है। 92 है। मेरे को 84 आता ठीक है, और कोई? है। आंसर क्या है? 74। टंगस्टन है ये, टंगस्टन। कैसे किया ये बताओ मुझे, मतलब पहले समझ लो तुम लोग क्या करते हो। एनर्जी निकाली अच्छी पहले हमने। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है? क्या किया तुम लोग बताओ, जो बोलोगे वही लिखूंगा, फिर बताता हूँ सही है गलत है। सर के अल्फा यूज किया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू, बताओ। रेड बॉक्स कांस्टेंट इनटू रेड वर्क कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर। जेड इफेक्टिव का स्क्वायर हाँ भाई, जेड इफेक्टिव इनटू एन स्क्वायर। इन जनरल के सीरीज के लिए है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 1/n², ऐसा हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स, ऐसा। अब मोस्टली लॉ से ये जो जेड इफेक्टिव है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के सीरीज के लिए? Z-1। Z-1। कैसे? मोस्टली लॉ क्या है बताओ? E is directly proportional to root Z। क्या क्या? रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। नहीं नहीं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये सब आता है ना, ए और बी। हाँ सर। तो ये जो 1 वैल्यू है, ये के सीरीज के लिए होता है, पता है ये बात? जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा, मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट सर। कांस्टेंट। तो वो जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है के सीरीज के लिए, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है? ठीक है, बोलो पहले हाँ ना, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। सही है, यूज करके 82 आता नहीं नहीं, तो गलत कर रहा है, ये सही है। अब आ जाओ। तो ये सब अगर पता है तो अब लाइफ थोड़ी आसान हो गई आपको। 1/λ इज इक्वल टू R Z-1 इंटू 1 - 1/n², ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब कहता है एब्जॉर्प्शन एज। एज का मतलब है n इज इक्वल टू इंफिनिटी, वो है 0.171 एंगस्ट्रम। है। समझा सर गलती। तो n इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दोगे तो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू Z-1 का होल स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 10⁻7 यूज किया। 1.07 ऐसे, मतलब 1.01 ऐसे होते हैं 10⁻⁷ यूनिट के साथ बताओ। मीटर इनवर्स। अच्छा, एक आसान तरीका कैलकुलेशन के लिए मैं बताता हूँ।
केमिस्ट्री में भी काम देगा या पता भी होगा तुम हाँ लोग। सर 912 एंगस्ट्रॉम होता है 1/r। एक सेकंड सुन लो, ये जो hc/लैम्डा है इसकी वैल्यू लैम्डा जब एंगस्ट्रम में लेते हैं तो क्या होता है? 12400। 12400। तो 12400 होता है तब जब लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रम में है, ऐसा। और ये मिलता है तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मालूम है यूनिट? हाँ सर। हाँ सर। तो एक तो ये वाली कहानी तुम लोगों को पता होगी जो आप लोग शायद यूज करते होगे, इसमें क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में, ठीक है ना? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? सो 1/Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू 91.2 नैनोमीटर होती हाँ, 1/रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है कितना? है 91.2 नैनोमीटर। कोई एक बताओ। 91.2 नैनोमीटर। 91.2 नैनोमीटर, हाँ। तो 92.1 नैनोमीटर 1/r की वैल्यू है। तो इससे अगर हम लोग 1/r को लिख दें 91.2 इंटू 10⁻⁻⁹ और हमारा लैम्डा कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में? 0.171 एंगस्ट्रम। तो 0.171 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻⁻, 10। मीटर में -10 है ना? हाँ। तो ये आपका हो गया कुछ ऐसा √912 अपॉन 0.171, ऐसा कुछ है ना? बोलो, बोल भाई। सो 912 अपॉन 171 और यहाँ पर रूट के अंदर 1000 कर दो। यहाँ तक ठीक है? हाँ तो 912 अपॉन 171 कितना होगा? 5.3। कितना? 5.3। 5.3। 16/3। तो 1000 मिला के 533.33 ऐसा कुछ ना, 5033.33 ऐसा कुछ आएगा। सर इसमें कैलकुलेशन आसान कैसे नहीं होगी? मैंने भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगा लेकिन मेरे को 77 आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ऐसा कुछ आया। अच्छा, अब अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो कितना आता है? 73 आता है। एग्जैक्टली कितना आता है पहले ये बताओ। 73.0294। 73.029 ऐसा कुछ, मतलब 73, हाँ सर। क्योंकि होगा तो ये इंटीजर ही ना। हाँ तो इसको कितना भी राउंड ऑफ करोगे इंटीजर में तो ये 73 ही होगा। तो z की वैल्यू कम ज्यादा, इसमें कॉन्फिडेंट पूरा रहो, एग्जैक्टली 74 होगा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है? तो ये हो गया आपका टंगस्टन। अब तुम मुझसे पूछोगे, ये मैंने जानबूझ के कैलकुलेटर से करके बताया, ऐसा कुछ हमें अगर एग्जाम में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है? सुन रहा है? हाँ सर कैसे? अब समझना, मान लो मुझे इसको एग्जाम में सॉल्व करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतना तो पक्का है कि ये z-1 के रूट के अंदर जो भी होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर वाले से ही हमें मतलब है, ये पक्का है। हाँ सर।
उसमें इतना तो मालूम है कि 70 का स्क्वायर 4900 होगा, हाँ मालूम है? और 75 का 5625 होगा। हाँ सर। इसका हाँ सर। मतलब है ये तो पक्का है कि ये 70-75 के बीच की कहानी है, ठीक है। और लेना मुझे इंटीजर ही है, ये भी पक्का है। तो एक दो वैल्यू हाँ चेक कर लेंगे। हाँ, तो 70 लेना नहीं है, 75 लेना नहीं है, बच गया 3, 72, 73, 74 का परफेक्ट स्क्वायर। रफ बुक में मैं एकदम एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, रफ बुक में बगल में 72, 73, 74 इन तीनों का स्क्वायर चेक कर लेंगे, रादर देन इसका स्क्वायर रूट निकालने जाए, वो लंबा प्रोसेस है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कब? हाँ उसमें से जिसके नियरेस्ट होगा वो होगा। सो फर्स्ट वन इज डन। सेकेंड, हाँ। अभी तो 1/4 वो 1/9। के अल्फा के बीटा के गामा बताते चलो। तुरंत बता दो, बी पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं सर। तो के अल्फा क्या होगा? अल्फा में एन की वैल्यू 2 होगी, बोल बेटा। हाँ सर। हाँ सर। तो एन की वैल्यू अगर 2 होगी तो 1 - 1/4 दैट इज 3/4, समझ रहे हो? तो ये जो लैम्डा मिला है मुझे, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, हाँ सर। हाँ सर। ये जो एज लैम्डा है उसका 4/3 होगा। हाँ सर 3/4 का होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4/3 टाइम्स 0.171, ऐसा कुछ 171 ही था ना, देख लेना, है ना, एंगस्ट्रम में वैल्यू देखते रहना। के बीटा के लिए क्या कर देंगे? 8 9/8 से। वैल्यू कर देंगे, सॉरी 3 कर देंगे, तो 1 - 1/9, 8/9 मतलब 9/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर। तो 9/8 ऑफ अल्फा एज दैट इज 9/8 इंटू 0.171 एंगस्ट्रम। ये तो बहुत ज्यादा आसान है निकालना, 19 9 जा 171 होता है ना। हाँ सर। तो 8 से कर लेना, खैर जो भी हो मुझे नहीं पता, ये आ जाएगा। के गामा भी बोला है, तो गामा में एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 1 - 1/16, 16 - 1 15/16 मीन्स ये 16/15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर। हाँ तो 16/15 टाइम्स अल्फा एच, तो ये हो गया 16/15 इंटू 0.171 एंगस्ट्रम। यहाँ तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसीलिए करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना सफिशियंट है ऑप्शन चेक करने के लिए, समझ रहे हो ना? बोलो बोलो। हाँ सर। थर्ड वाला बताओ अब। तो थर्ड वाला दिखा दो। पहले एक बार आंसर मिला दो, ये आंसर दिया है 0.228, हाँ सर सही। चेक करके देख लेना। दूसरे का आंसर क्या दिया था, ये देखा था 192 और 182, 192 182 192 एंड 182। देखो तो एक बार मैच कर रहा है, मैच करना जरूरी है, मतलब क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, हाँ सर सही है। कर रहा है ना, ठीक है। तो नहीं आगे हाँ बढ़, सी पार्ट पे। सी पार्ट का मतलब समझ आया क्या कह रहा है? सर एनर्जी निकालनी है पहले उस क्या 100। निकाल? पहले एनर्जी निकाल लेंगे फिर 100 से कम है ज्यादा वो मालूम पड़ता है।
कौन सा स्पेक्ट्रम रहेगा मतलब के अराउंड? फिर से बोलो, नहीं समझा। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अराउंड कौन सा एनर्जी रहेगा, मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम उसकी वेवलेंथ क्या उसमें? सुनो, एक चीज सिखाता हूँ मैं। ये तो ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। थ्योरेटिकली पता है कि कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में फर्क? नहीं सर, सुना भी नहीं था। तो ये सब कैसे सॉल्व कर रहे हो? फॉर्मूला से ही। नहीं रे, लेट सी पार्ट इसलिए नहीं, ये एक्सरे बनता कैसे है, इसलिए एसी और मैं का वो चैप्टर सॉल्व करो, ज्यादा नहीं, 10-12 तो क्वेश्चन। वो थर्मियोनिक एमिशन से बनता है जब टारगेट पे पहुंचता है। क्या होता है? तो जब थर्मियॉन्स टारगेट मेटल पे पहुंचते हैं तभी रिलीज होती हाँ हाँ वो ठीक है, बट एक्चुअल प्रोसेस मतलब क्या है एक्सरे का, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक तो बड़ा मुश्किल होगा। चलो थोड़ा सा एक्सरे के प्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? है। हाँ सर। ये कहानी ऐसे भी इन जनरल बता दूं मैं, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा है कि एक्सरे है क्या। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है, बट एकदम सिंपल सा चिंडी सा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, दे देगा, और आपके पास फंडामेंटल दिमाग नहीं है तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, अरे इतना आसान था। होता क्या है एक्सरे में, पहले वो समझ लो। सी पार्ट कर दूंगा सॉल्व, जगह छोड़ देते हैं, करके दूंगा, तुम लोग खुद कर लोगे। इस नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट को समझो। इस नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट में ये होता है तुम्हारा टारगेट मेटल। एकदम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एक्सरे, मेरा फेवरेट है ये। और फेवरेट इन द सेंस, इस सेंस में कि सच में ये पूरे साइंस के कोर्स को बदल दिया। मोसले का जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो इसी एक्सपेरिमेंट से बना है, पता है तुम्हें? हाँ सर, आपने लास्ट टाइम बताया। एग्जैक्टली इसी एक्सपेरिमेंट से, मतलब उसका फंडामेंटल यही है। ये जो आपने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया ना कि आइडेंटिफाई जेड, एग्जैक्टली ऐसे ही जेड मतलब एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखा। यही प्रोसेस है। ये प्रोसेस खूबसूरती से समझ लोगे कैसे है। यहां से कोई बैटरी लगा दिया, चलो एक बैटरी लगा देते हैं, कुछ भी, कितने भी वोल्ट का। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन राइटवर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, मतलब बैटरी ऐसा होगा, ठीक है? ये कोई बैटरी लगा दिया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, ये पार्ट समझे? इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड समझे कि नहीं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट हुआ, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। कोई डाउट? नहीं सर। इतना ही नहीं, एक बात और तुमको पता है, तुम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हो ना, वो सेमीकंडक्टर, हाँ सर, मतलब ऑलमोस्ट हो गया। उसमें जो कलेक्टर एमिटर पढ़ते हो वो क्या है? ये जो है ना, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है, ऐसे समझो। तो दो प्लेट दिखे, एमिटर प्लेट, और एक प्लेट दिखा कलेक्टर प्लेट, ठीक है? हाँ एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला विथ काइनेटिक एनर्जी, क्यों? इस बैटरी की वजह से। हाँ या ना? यहाँ हाँ तक हाँ थ्योरी के साथ समझाता हूं मैं। तो क्वेश्चन में देखते हो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट, दिख रहा है वर्ड? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ 10-12 जितने क्वेश्चन है उसको लैंग्वेज के साथ सॉल्व करो, बहुत ही। और नहीं तो नहीं दिक्कत है तो मैं बैठ के एक ही बार करा दूंगा सब यहीं के यहीं। एकदम ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो तुम ढूंढोगे कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन मिल जाए, पहले सॉल्व करके कुछ मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाए। एक बात मैं बताता हूँ तुमको, एक जनरल एग्जामिनेशन देने का ये, अगर तुम एग्जामिनेशन देते हो ना, पेपर जब मिलता है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता है कि पहले ढूंढ लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स वाले मुफ्त के नंबर,
फिर ढूंढ लेते हैं हीट एंड थर्मो वाले मुफ्त के नंबर, ऐसे ये वाला स्ट्रेटेजी है। और वो तब आएगा जब ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये सारे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। बहुत आसान है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो सही ढंग से हम लोग पढ़ते नहीं है। एनीवे, ये लैंग्वेज समझ आया। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट। हाँ सर। सही से क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके काम चलता रहता है, तो हमें लगता है कि आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी एनर्जी वो दे रखी है, ठीक है। जैसे कि 100 वोल्ट की बैटरी अगर होगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। हाँ सर, देखिए तो V वोल्ट की बैटरी है, ये सारे इलेक्ट्रॉन की हो गई E इंटू V। सुनना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये टारगेट मेटल को स्ट्राइक किया, ठीक है। टारगेट मेटल को स्ट्राइक करने के बाद क्या हो सकता है? तो दो बातें हो सकती हैं। एक बात समझाने के लिए, आज जो पढ़ा दूंगा ना, इसके बाद दुनिया का कोई भी बुक उठा लेना और एक बार एक्सरे की रीडिंग मार लेना, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। अब ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या? टेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये सब डायग्राम बनाने का कोई मीनिंग नहीं होगा इतना बैठ के मुझे। क्या बोल रहा है? तुम लोग को दिख रहा है ये एरर मैसेज स्क्रीन का? तो कुछ क्लिपबोर्ड से कॉपी। आधा दिख रहा है। हाँ, मुझे दिख रहा है। क्या चाहता है ये भाई? ठीक है, मैं बना देता हूँ। चलो, मेहनत करने का कोई, लेकिन एक बार और अटेम्प्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। हो गया। अभी देखो क्या है, भगवान जाने। अब देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये सिमेट्रिक डायग्राम है। मतलब इसको तुम इसमें मत लो। ये जो टारगेट मेटल है, ये टारगेट मेटल के एटम का डायग्राम है, समझने के लिए। तो ये टारगेट प्लेट की कहानी है। अब इस टारगेट प्लेट पर ये जो इलेक्ट्रॉन आया, कौन सा वाला? जिसको काइनेटिक एनर्जी मिला है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? तो वो अंदर आया संयोग से, हालांकि चांसेस इसके बहुत 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 कम है। बहुत कम मतलब 1 आउट ऑफ 10,000, ठीक है। ये 1 आउट ऑफ 10,000 का मीनिंग भी समझाता हूं। कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन इस टारगेट एटम के बिना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन किए हुए वापस निकल जाए, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, कॉमन सेंस वाला। हाँ सर। हाँ सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि पास पास बगल में रहता हूं। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से, ये जो टारगेट एटम है, इसके किसी के सेल इलेक्ट्रॉन के साथ या एल सेल इलेक्ट्रॉन के साथ या एम सेल इलेक्ट्रॉन के साथ किसी के साथ स्ट्राइक करे और उसको नॉकआउट कर दे। समझे मेरी बात? एक तो ये तरीका है कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है वो किसी को कुछ नहीं कर रहा है ना। इसमें ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन किसी को कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ सर। और दूसरा जो मैं कहा, उसमें मैंने कहा, ये वैल्यू को हटा देते हैं, बाद में देखेंगे। दूसरा मैंने कहा कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन मान लो के सेल के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया। अब जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो उसकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी के सेल वाले इलेक्ट्रॉन की। तो
देखो फिर से समझो, सब लोग मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मान लो टंगस्टन का ही एटम है तो उसके किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो डिफाइंड है, हाँ सर। उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता, और बाहर से तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसको नीचे कर, और बाहर से तुम इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हो तो क्या हो सकता है, या तो वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अंदर नहीं बढ़ सकते ना बेटा, नहीं बढ़ सकता। तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अंदर का इलेक्ट्रॉन उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करे और वो बाहर निकल जाए, वो बाहर नहीं निकले। समझे मेरी बात? हाँ जैसे वो के सेल के किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब अगर के सेल का इलेक्ट्रॉन जैसे ही नॉकआउट होकर बाहर निकलेगा तो उस के सेल के वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, करेंगे? हाँ ये तो नेचुरल है ना। अगर के सेल में वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, या एम वाला कर सकता है, या एन वाला कर सकता है, इस तरह की कहानी होगी। तो जब के को एल वाला करेगा तो के अल्फा, के बीटा, के गामा, ये सब की कहानी करेंगे, इसको के सीरीज कह दिए। ठीक वैसे ही ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आया है वो एल सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके निकलता है, तो उसकी वैकेंसी पूरी होगी। तो अगर एल वाला एडजेसेंट एम वाले से करता है तो एल अल्फा अकॉर्डिंगली एल बीटा अकॉर्डिंगली एल गामा। ये नोमेनक्लेचर तो मालूम है, ये नोमेनक्लेचर पता है ना आप लोगों को। हाँ सर, इसलिए सर हाँ मैंने सर। अब जैसा मैंने कहा, ये जो पहला वाला पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी रेयर है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि एक तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन बिना किसी इंटरेक्शन के वापस चला जाए, इसके चांसेस कम है। तो इस प्रोसेस में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज किया तो बाहर जब निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 होगी हाँ और मैक्सिमम जितनी थी उतनी होगी। हाँ। तो इस प्रोसेस से, तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई या जितना भी कम हुआ उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक एक्सरे का फोटोन निकलेगा। ये इनिशियल एनर्जी और ये इसके फाइनल एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस की वजह से एक फोटोन बाहर निकलेगा ना। हाँ सर। तो वो फोटोन जो बाहर निकलेगा तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उस एक्सरे को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। नाम भी बताता हूं कंटिन्यूअस क्यों है और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कंटिन्यूअस है और कौन कंटिन्यूअस। इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस एक्सरेज, ठीक है। कंटिन्यूअस वर्ड का मीनिंग समझो। कंटिन्यूअस वर्ड का मीनिंग ये है कि एच सी बाई लैम्डा जो फोटोन निकला ये कंटिन्यूअस का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ईवी के बराबर हो सकती है। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाए इलेक्ट्रॉन, हाँ तो यहां से मुझे मिलेगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन ईवी। याद करने के लिए क्या होता है, 12,400 ऊपर लिखा था ना तुम लोगों ने, हाँ सर। 12,400। तो याद रखने के लिए ऐसा कर दो, 12,400 अपॉन वो जो भी दिया रहेगा वोल्टेज, ठीक है, ये जो भी वोल्टेज दिया रहेगा ईवी इतना एंगस्ट्रॉम, ये मिनिमम हो गया। मतलब हमारा जो कंटिन्यूअस एक्सरे का पैटर्न मिलेगा
उसमें जो वेवलेंथ होंगे ये लैम्डा मिनिमम से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, सब होंगे, कुछ भी नहीं सब होंगे, मेरा ये कहने का मतलब है हाँ सब होंगे। मतलब इस मिनिमम वेवलेंथ से लेकर इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ के रेज मुझे उसमें दिखाई देंगे, हाँ या ना? हाँ बट ध्यान से देखोगे तो इस एक्स रे का टारगेट प्लेट से कोई लेना देना नहीं है ना? ये इसमें से कोई भी वेवलेंथ टारगेट प्लेट के किसी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बताता है, नंबर 1। ठीक है, हाँ कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रेंज वेरीज फ्रॉम लैम्डा मिनिमम टू इंफिनिटी कंटिन्यूअसली। जो बेस हाँ हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर समझा। लेकिन अगर सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी होती है तो इससे जो के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज में जो भी वेवलेंथ निकलेगा ये डिपेंड करेगा टारगेट मेटल पर, है ना? ये डिपेंड करेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर, ये केवल और केवल एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना? हाँ सर। लेकिन इससे जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के वेवलेंथ, ध्यान से समझना क्यों कह रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक वर्ड क्यों है। इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वेवलेंथ मुझे मेटल के बारे में बताता है, टारगेट प्लेट के बारे में। कैसे बताता है? तो अगर पहले तो कैसे डिसाइड करेंगे अल्फा बीटा गामा वो भी बताता हूं, क्योंकि ये तो रेट पर थोड़ा ना लिखा होता है कि अल्फा है। लेकिन 2 सेकेंड के लिए मान लो मुझे पता चल गया कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के अल्फा है, तो वो वेवलेंथ किसी एक ही मेटल का होगा, दूसरे का हो नहीं सकता। किसी दो का के अल्फा मैच कर सकता है क्या? नहीं सर, जेड अलग। हाँ, जेड अलग अलग होगा ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक्सरे के वेवलेंथ से हम लोग अंदाजा क्या एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो टारगेट प्लेट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। एटलीस्ट अगर मैं 50 टारगेट मेटल में 50 मेटल को रिप्लेस कर करके देखूं तो एक ऑर्डर तो बना ही सकते हैं कि इसका इससे ज्यादा है, इसका इससे कम है, अगर मुझे पता है कि अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है, गामा कौन सा है। कर सकते हैं। हाँ सर। तो इस मेटल प्लेट से निकलने वाला एक्सरे इस मेटल के एटॉमिक नंबर को, वैल्यू कैलकुलेशन बाद में, रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, क्योंकि ये टारगेट मेटल प्लेट के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, पहचानेंगे कैसे? क्योंकि एक्सरे में तो मुझे स्पेक्ट्रम मिल गया, हमें कैसे पता है कि कौन सा कंटिन्यूअस वाला है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वाला है? उसके लिए मैंने कहा था आपको कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये रेयर पॉसिबिलिटी है, केस 1 वाला। और मैंने जस्ट एक फिगर लिख दिया था कि 1 आउट ऑफ 10,000। तो जो हमारा एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन है उस एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन में से एवरी 10,000 एक इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है ऐसा करने का। मतलब बाकी जो 9,999 इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे जो एक्सरे क्रिएट होगा वो सेकेंड टाइप का होगा, है ना? अब अगर हम जितने भी हमारे जितने एक्सरे निकले उन सारे एक्सरे को अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका कंटिन्यूअस एक्सरे है इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा और कैरेक्टरिस्टिक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो इन जनरल ध्यान से सुनना, सब यहीं पे सबसे बड़ी चीज है, जितने भी वेवलेंथ निकले किसी एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, सारे वेवलेंथ को मैंने प्लॉट कर दिया तो मेरा ग्राफ हो गया ऐसे। एक मिनट रुकना, ये इसमें के अल्फा के बीटा लिखा हुआ है, मैं उसको इरेज करता हूं क्योंकि आपको पहचानना सिखाता हूं कि कौन के अल्फा है कौन के बीटा है। ठीक है,
तो ये जो स्पेक्ट्रम मुझे मिला, उस स्पेक्ट्रम में इंटेंसिटी और वेवलेंथ को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनना, तब ये तो पक्का है कि ये जो भी वेवलेंथ है, एक ये जो भी वेवलेंथ है, जहां जहां स्पाइक दिख रहा है आपको, ये जो भी वेवलेंथ है, ये जो भी वेवलेंथ है, तो इस ग्राफ में जहां जहां स्पाइक दिख रहा है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं। ये तो पक्का है। हाँ मैं फिर कह रहा हूं, ग्राफ में ये आइडेंटिफाई करना कि कैरेक्टरिस्टिक वाला वेवलेंथ कौन सा है और कंटिन्यूअस वाला कौन सा है। देखो ध्यान से, ये वेवलेंथ यहां से स्टार्ट किया, तो ये आपके कंटिन्यूअस वाले का लैम्डा मिनिमम है, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये ठीक है, ठीक है। तो इस वेवलेंथ से लेके इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ कुछ ना कुछ रहेंगे, उसमें से कुछ एक ऐसे वेवलेंथ होंगे जो ज्यादा रहेंगे, तो जो ज्यादा रहेंगे वो सब डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक का होगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो मैंने कॉपी किया है, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक का पीक ज्यादा कर दिया है। एक्चुअल में देखा जाए तो सॉरी, कंटिन्यूअस का ये वाला पीक, इसको बहुत नीचे यहां रहना चाहिए था। कैरेक्टरिस्टिक का पीक आउट ऑफ द वे जाके कंटिन्यूअस से बहुत ज्यादा रहता है। तो इस वेवलेंथ में पहले हम इस ग्राफ में ये एनालाइज कर लेंगे कि ये सब जो वेवलेंथ है ना, ये जो डॉट डॉट करके किया मैंने, ये सब कंटिन्यूअस वाले वेवलेंथ है, ये पक्का है। क्लियर? बोलो। हाँ तो ग्राफ में मिनिमम वेवलेंथ पहचान लिए, ग्राफ में कंटिन्यूअस वेवलेंथ पहचान लिए। अब उस कंटिन्यूअस में कौन सा है, फिर से समझना। अब कोई भी डिफरेंस होता है, के सीरीज की एनर्जी हमेशा के एल एम एन में के सीरीज की हमेशा सबसे ज्यादा होगी ना। के में मतलब एनर्जी गैप ज्यादा हो, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी गैप कम होता जाता है ना बेटा। हाँ सर हाँ हाँ सर। तो जो पीक में सबसे बड़ा पीक दिखेगा ऊंचा ऊंचा, वो होगा के सीरीज वाला। क्लियर? हाँ तो के सीरीज। अब इस के में अल्फा कौन होगा और बीटा कौन होगा, तो अभी खुद देखो। अब के अल्फा बीटा को कंपेयर करो, ऊपर आपने किया, बीटा का वेवलेंथ अल्फा से ज्यादा होगा। सर, कम होगा ना बीटा का वेवलेंथ? कम होगा। सॉरी, बीटा का वेवलेंथ अल्फा से कम होगा। हाँ सर। हाँ देखो इस ग्राफ में जैसे मैंने देखा, मुझे 4 पीक दिखे, ध्यान से सुनना। इस ग्राफ में मुझे 4 पीक दिखे, उसमें से जो 2 पीक है, ये दोनों के चांसेस हैं, चांसेस कि ये के सीरीज का होगा, और ये दोनों सिग्निफिकेंटली कम है। जैसे देखो, के अल्फा के बीटा में सेपरेशन कम का होगा, बट के को जब एल के साथ कंपेयर करोगे तो सेपरेशन ज्यादा का होगा, है ना। हाँ सर। तो ये दोनों के वेवलेंथ में जो कम सेपरेशन है, ये है के सीरीज, ये पक्का है, और ये एल सीरीज है, ये पक्का है। कहोगे इसके आगे का पीक छोटा एटॉमिक नंबर हो सकता है, ज्यादा सीरीज नहीं बनेंगे, कैसा ग्राफ है उस पर डिपेंड करता है। अब इस के में आप लोगों ने खुद बताया कि बीटा का वेवलेंथ हमेशा अल्फा से कम होगा, तो इन दोनों में ये हो गया मेरा के बीटा, ये हो गया मेरा के अल्फा, ठीक है। ये हो गया मेरा एल अल्फा, एल बीटा सॉरी, ये हो गया मेरा एल अल्फा। और आगे जाते जाओगे तो ये जो दोनों बीटा के बीच, ये दोनों जो सेपरेशन है, ये वाला, ये सेपरेशन और ये सेपरेशन, इतना तो कॉमन सेंस एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझ में आता है, ये और कम होता जाएगा आगे के सेपरेशन में, ठीक है। तो ये बहुत हद तक प्रैक्टिकल की चीजें हैं, लेकिन ये ग्राफ का एनालिसिस तो कर नहीं सकते हैं इतना, हाँ सर। ठीक है। तो जब इस टारगेट प्लेट पर एकदम कॉमन सेंस वाले मेथड से, एकदम मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। मोस्टली क्या करते हो आप लोग,
मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा सा रटने वटने अपने ढंग से लेके किसी तरह समझने की कोशिश करते हैं, उसमें फंडामेंटल मिस्टेक हो जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ। अब इसमें इसी में मैं फोटो इलेक्ट्रिक भी ऐड कर देता हूँ। देखो कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के किसी ये अंदर गया तो दो बातें हो सकती है, ध्यान से सुनना। अंदर गया तो दो बातें हो सकती है, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या बाहर निकलेगा, हाँ या ना। अगर एब्जॉर्ब हो गया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, है ना, तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। और अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो दो बातें होंगी, या तो इसके बिना एलिमेंट को हिंडर किए हुए बाहर निकला, या इस फॉर्म में बाहर निकला तो एक्सरे होगा, हाँ सर। है ना। अब एक्सरे हुआ तो जो भी इस ट्यूब के अंदर जितने भी वेवलेंथ निकले हैं, सब वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम ले लेंगे, मतलब कौन कौन सा लैम्डा है, और उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को ये टारगेट प्लेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसका आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो मॉडल एटम का हमारे पास है वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो कोई मॉडल है नहीं हमारे पास, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो ये समझ लो कि 10,000 एक्सपेरिमेंट अलग अलग मेटल प्लेट करके साथ करके देखा, और सबका ऐसा ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके देखा। इससे जो पैटर्न मिला उससे एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मॉडल जनरेट हुआ, जिसको हम लोग मोसले लॉ कहते हैं। इतना ही नहीं, इससे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हद तक मेटल के आइडेंटिफिकेशन भी शुरू हो गए, पीरियोडिक टेबल बन गया, कहानी खत्म। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो चिंदी, तुम खुद बता सकते हो। इफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक द टारगेट ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एमिटेड, है ना। ये थ्योरी नहीं भी जानते तो फॉर्मूला से आप क्या कर देते कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई, है ना, बोलो। सो 12,400 डिवाइडेड बाय इसका कितना था, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी थी, तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम, सॉरी गलत है, एंगस्ट्रॉम। ये मिनिमम वेवलेंथ होगा इसके एमिशन में। ऊपर भी देखो तुम, बाकी जितने के अल्फा अल्फा मिले हैं सब इससे ज्यादा है ना 124 से, तो इसका जो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ भी, उसका ये 124 होगा, और आगे फिर कैरेक्टरिस्टिक वाले वेवलेंथ होंगे। कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलो। सो लैम्डा मिनिमम 124 आया, क्या बोल रहे हो। लैम्डा मिनिमम 124 आया। हाँ तो लिखा तो 124 ऊपर, देखा नहीं। हाँ मैं पूछा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एक्सरे का कुछ। हाँ जल्दी से जहां से एक्सरे लिखा हूं ये दो पार्ट खुद से अपनी भाषा में लिख लो, क्योंकि अदरवाइज बुक पढ़ते रहोगे, समझना थोड़ा सा बोरिंग है। मैं ये नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट है, बट कोई पढ़ता नहीं है बुक, बोरिंग है तो लगता है कैसे, और डिटेल में दिया भी नहीं रहता है। जल्दी से लिख लो, फिर मैं 2-4 और प्रैक्टिस कराता हूँ। आज के बाद एक्सरे का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करोगे तुम लोग। बोलो, हो गया। सर एक मिनट। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन दूंगा और होता भी जाएगा फटाफट फास्ट।
डन सर। हो गया सबका? चलो आगे बढ़े। एक ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन इजी है, बट थ्योरी आपके दिमाग में पूरा का पूरा एक्सरे बैठ जाए इसके लिए दिया मैंने, कि हर क्वेश्चन की कहानी रहे, आपको एक्सरे की थ्योरी बैठ जाए। इसको कोशिश करो फास्ट। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? कीजिए जल्दी। डन सर। डन सर। हो गया? फटाफट बोलो, मैं काम में था। सर 27,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। मैक्सिमम एनर्जी पूछा है ना, तो वो हाँ वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। आई मीन समझ गया ना? हाँ सर। हाँ 27,500 का सर। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC अपॉन E। तो 12,400 डिवाइडेड बाय 0.45, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी। कितना आता है ये बता दो? 27,500 क्या? तो 27,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैंने देखा नहीं हाँ आंसर। हाँ सर।
बी पार्ट में कहता है फ्रॉम योर आंसर टू ए गेस व्हाट ऑर्डर ऑफ एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। अरे तो सिंपल है, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज कितना होगा? उतना ही होगा। हाँ, मतलब 27,500 वोल्ट, हाँ 27.6 किलो वोल्ट आंसर दिया, ऑर्डर 30 किलो वोल्ट का होगा, ठीक है। हाँ, मतलब उसके आसपास। सो ऑर्डर पूछा है ना, तो ऑर्डर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू में बताते हैं, जो नियरेस्ट जीरो वाला हो, तो ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पूरा प्रोसेस दिमाग में घूम रहा है एक्सरे का, हाँ है ना। तो अब थोड़ा सा इसी को देखता हूँ, आसान वाला एक पहले मैंने इसमें, ये भी नहीं। चलो जल्दी से, केवल ये अभी वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अगेन पूरा एक्सरे का प्रोसेस आपके दिमाग में घूम जाए, इसके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, कीजिए। इसको कीजिए। डन सर।
हाँ बोलो, आया क्या आंसर आया थर्ड का? हाँ सर, ये तो ऊपर ही निकाला था वो 9/8 का। हाँ सर वही 0.19। 0.192 जो किया था अभी ऊपर क्वेश्चन, उसी के बीच का पार्ट है ना। हाँ, ठीक है, तो ये आसान है। 0.192 ना, हाँ सर। 0.192 एंगस्ट्रम, ये ऊपर भी आया था वही वाला है। चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं। के एब्जॉर्प्शन वाला भी एक दिखा दिया। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, जिससे कि वो फंडामेंटल जो मैं कह रहा था ना कि कैसे पता करेंगे कौन के अल्फा है कौन के बीटा है, ऐसा कुछ, वो सब आप देख पाओगे। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन कीजिए, जैसे सोचा प्रीवियस ईयर जेई से दोनों पूछता है, ये बराबर पूछता है इसके लिए। जैसे ये करो, इसमें दो एलिमेंट को कंपेयर करने की कहानी है और बहुत कुछ है। ये तुम्हें क्वेश्चन पूरा एक्सरे सिखा देगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखना कैसे, पूरा अभी दे रहा हूँ। ये जब तक एक्सरे की पूरी थ्योरी दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है, ये नहीं सॉल्व होगा। है इजी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है भी नहीं, थ्योरेटिकल है। दिख रहा है? हाँ सर। एक मिनट, ठीक करता हूँ। ये है पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करो।
डन सर। हो गया? हाँ सर। बताओ। हाँ सर। सी आता है। हाँ सर, सी आता एक एक करके देखते हैं। ए और बी में लैम्डा मिनिमम किसका ज्यादा है? बी का। है। बी। तो लैम्डा मिनिमम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ 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 सर। सर। तो लैम्डा मिनिमम वो प्रोसेस दिमाग में है ना, इज इन हाँ सर, उसी से हो रहा है वरना तो। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहां से लैम्डा मिनिमम जिसका ज्यादा है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज उसका कम होगा। ठीक है, तो तो वी ज्यादा होगा। वी ए ज्यादा होगा वी बी से, ये पक्का है। हाँ सर। तो बी ऑप्शन तो गया और सी ऑप्शन भी गया। हाँ सर, फिर डी आता है। ठीक है, हाँ देख सर। ये कहानी हो गई। दूसरा, दोनों के अल्फा को कंपेयर करो तो इसका के अल्फा ज्यादा है ना, हाँ के अल्फा का लैम्डा। सो अल्फा के लिए, के अल्फा की अगर हम बात करें तो जो 1/λ होता है वो क्या होता है, आर z-1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, 1 - 1 यही होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ही होता है। हाँ, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं, हाँ सर, ऐसा। है ना। तो जिसका लैम्डा के अल्फा का कम होगा उसका का जेड जेड ज्यादा ज्यादा होगा। होगा, हाँ सर। है ना। तो ये है बी का। तो जेड बी ग्रेटर देन जेड जेड। ऑफ ई इज ग्रेटर देन जेड ऑफ ए। हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। आसान है, डी इजी है ना, प्रोवाइडेड दिमाग में बैठा रहे आपके कि ये एक्सरे होता क्या है, ये चीजें आसान हो जाएंगी। एक और दो ऐसा ही, चलेगा। क्योंकि ये सब एक आध क्वेश्चन रहते ही हैं और मुफ्त के हैं ये सब। जैसे करना ना एसईओ में, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। 9-10 क्वेश्चन ही है और वो लॉजिकली सॉल्व करोगे तो अंदर से खुशी होगी कि हाँ मैं समझ रहा हूँ इसको। जैसे कि ये करो, दिख रहा है। इसके अलावा ये जो कंटिन्यूअस कर्व वाले जितने वेवलेंथ हैं ये सब कंटिन्यूअस एक्सरे हैं, समझ लेना इस बात को। लिमिट कंटिन्यूटी पढ़े हो ना, जहां हाँ कर्व हाँ। कंटिन्यूअस होता है तो वही कॉमन सेंस का नेम है। जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो पी क्यू ये सब पर, ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे।
डन। हो गया। हाँ तो पी और क्यू में के अल्फा, और हमें ये पता है क्वेश्चन में कि इसमें से एक के अल्फा है एक के बीटा है, ये क्वेश्चन के लाइन हाँ में सर। पता है। तो कौन के अल्फा है और कौन के बीटा है कैसे बताएंगे? हायर पीक शायद से के अल्फा होना चाहिए। क्या? हायर पीक से नहीं कभी भी करते हैं बेटा, वेवलेंथ कंपेयर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसका भी फंडामेंटल समझो। जैसे जो टारगेट मेटल है ना, उसमें तो बहुत सारे एटम होंगे, लाखों करोड़ों, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो हर एटम का के सेल वाला ही हुआ है, क्योंकि ये जो पीक है रिलेटिव इंटेंसिटी का, ये पीक तो ओवरऑल एनर्जी का है ना। लेकिन किसी भी दो एटम का के अल्फा सेम होगा, किसी भी दो एटम का के बीटा सेम होगा, बट जो लैम्डा होगा के अल्फा के बीटा का, सॉरी लैम्डा कह रहा हूं, वो तो सेम होगा ना। तो कभी भी पीक से कंपेयर नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं वेवलेंथ से। तो इन हाँ दो सर तो में लैम्डा पी और लैम्डा क्यू में कौन ज्यादा है? लैम्डा क्यू ज्यादा है। लैम्डा क्यू ज्यादा है। तो लैम्डा क्यू अगर लैम्डा पी से ज्यादा है तो के सीरीज में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वही है, तो इसमें तो हमारे पास सोचने को कुछ है नहीं। तो के सीरीज वाले में अल्फा और बीटा किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? अल्फा। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे वेवलेंथ विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, दिख रहा है ना? हाँ सर तो अल्फा का। तो हमेशा क्या है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा छोटा ही होता है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू बीटा, वेवलेंथ सर कॉरस्पॉन्डिंग टू। हाँ तो यहाँ पर P जो होगा वो के अल्फा होगा और Q जो होगा वो के बीटा होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ना? नहीं, सी उल्टा बोला है ना, क्यू एंड पी, ए एंड बी आर करेक्ट। आया समझ में? सर डी भी सही होगा ना कैरेक्टरिस्टिक। ऊपर का लैंग्वेज नहीं, सम एटम, हाँ बिल्कुल। तो के अल्फा के बीटा डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर एटम, उसका पोजीशन हर एटम पे डिपेंड, कैरेक्टरिस्टिक तो एटम पे डिपेंड करेगा ही। तो ए बी डी करेक्ट होगा, करेक्ट ही ढूंढना था ना। हाँ। अच्छा, ये जो कंटिन्यूअस वाला पोर्शन है ये सबका सेम, जिसका अगर एक बार एक्सीलरेटिंग वोल्टेज आप फिक्स कर दिए तो ये सबका सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। एक और करो। ये दिख रहा है? करो इसको।
डन सर। क्या आया? सर ए आता है। क्या है इसमें? लैम्डा सी क्या लिखा है? पढ़ा नहीं मैंने। सो अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लैम्डा सी कम हो जाएगा और लैम्डा के कांस्टेंट रहेगा। लैम्डा सी तो आपका कंटिन्यूअस का मिनिमम वेवलेंथ है ना, कट ऑफ वेवलेंथ लिखता है ये लोग लैम्डा सी, वैसे भी लैंग्वेज में बोलते हैं। हाँ सर। तो लैम्डा सी तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करता है हाँ सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। है ना? तो एच सी अपॉन ईवी, so lambda c inversely proportional to accelerating voltage। तो क्या लिखा है? पढ़ा नहीं मैंने। द मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ के अल्फा लाइन अल्फा, तो लैम्डा के तो हमेशा यही रहेगा, ये तो कुछ भी करो ये तो यही रहेगा, ये नहीं चेंज हो सकता ना। हाँ सर। तो जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने से लैम्डा से कम होगा, तो ये वाली लाइन पीछे जाएगी बट ये तो यही रहेगी। ठीक है? हाँ सर। लैम्डा हाँ सर। लैम्डा के तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो एज लॉन्ग एज टारगेट प्लेट हम चेंज नहीं करते हैं ये तो यही रहेगा, फिक्स है। हाँ सर। और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये वाला लाइन पीछे जाएगा, तो यहां और यहां के बीच का गैप इंक्रीज करेगा, तो लैम्डा के माइनस लैम्डा सी इंक्रीजेस। यही बोला था क्या आंसर? हाँ सर यही मान। समझ आया? एकदम फंडामेंटल पता है तो ये बहुत आसान चीज है, केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह काम देगा। आगे बढ़ो। हाँ सर। एक दो और देखता हूँ। एक में ये कंपेयर करो तो दिख रहा है? एक बार ये देखो। डन सर। यस यस। क्या आया? सी है। सी। सी। सिंपल है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज और सिखाता हूँ, जो आप लोग अब एग्जैक्टली मोस्टली लॉ पे आओ। मोस्टली लॉ क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, क्या है बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोस्टली लॉ एग्जैक्टली क्या है?
A into Z proportional to atomic number. A into Z minus B. A इंटू जेड माइनस बी। एक चीज और बताता हूँ, ये जो मोस्ले का लॉ है ना, जैसे थ्योरी सिखाता हूँ, थ्योरी सिखाने का मतलब ये सब चीजें तुम कभी कभी लगेगा कि डायरेक्टली नहीं, बट अगर थोड़ा सा सोचोगे ना तो ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम देता है। कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। देखना, कितना भी बुक पढ़ लो, कोई भी बुक निकालोगे तो देखोगे ए और बी के बारे में कुछ कुछ लिखा रहता है कि कांस्टेंट है। ये जो मोस्ले का लॉ है, ये लॉ आया ग्राफ से, है ना? हाँ इसका स्पेलिंग क्या होता है? जो भी होता है, ये लॉ तो ग्राफ से आया था ना। इसका तो जो रदरफोर्ड या बोर का मॉडल ऑफ एटम है उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं सर। नहीं इसमें जो बी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कौन सा है, और ए जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कौन सा है? पता नहीं सर। अरे नहीं पता। नाम तो सुना होगा कम से कम। बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है इतना। बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और ए A का नहीं पता, B का पता है। हाँ, कोई कुछ बोला, मैं सुन नहीं पाया, बोलो बेटा। ए पता नहीं, बी का पता नहीं। तो तुम लोग ये मान के चलो, अभी ध्यान से समझना, तुम लोग ये मान के चलो कि हम लोगों को, कि ये मोस्ले का एक्सपेरिमेंटल लॉ है, हम लोगों को एटम के मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मोस्ले का पहला कंट्रीब्यूशन तो था कि ये आपका एटॉमिक नंबर बताया और आपका पीरियोडिक टेबल हुआ। दूसरा बेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है समझो, बी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है? तुम लोगों को कभी एटम के मॉडल की कहानी सुनाई है कि नहीं मैंने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला? हाँ सर, शायद सुनाई थी। हाँ सर, सुना है। अब उसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ए कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मोस्ले को भी नहीं पता है, उसने डेटा लिया, प्लॉट किया, स्टैटिस्टिक्स, मोस्ले स्टैटिस्टिशियन था, स्टैटिस्टिक्स लगाया, ये काम किया, ठीक है? उसको बाकी इसका नाम वाम से नहीं मतलब है। अब देखो, अगर जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमारे पास है वो क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बोर्स मॉडल है, इसको मोस्ले लॉ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ये बोर्स मॉडल यही है। बोर्स मॉडल का आउटकम तो Z स्क्वायर, क्या? Z स्क्वायर। ये बोर्स मॉडल का आउटकम है। हाँ इस बोर्स और इस बोर्स मॉडल के आउटकम में भी मैंने आपको लैम्डा का सिग्निफिकेंट, सॉरी रेडबर्ग कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट बताया था कि इसका बोर मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, एक्सपेरिमेंट से आया, बाद में मैच किया हाँ सर। था कभी? अब देखो, ये मोस्ले को एक्सपेरिमेंट से जो कुछ भी मिला उसमें जितने के सीरीज के वेवलेंथ मिले, चाहे कोई भी हो, कोई भी एटम के सीरीज का वेवलेंथ हो, तो उससे उसको ये सब वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एफ, वो सब करने के बाद जो मिला, तो देखा गया कि अगर मैं इसमें पुट करूं इसके हिसाब से, तो 1/λ के ये हो जाएगा आर, फ्रीक्वेंसी है तो c/λ करोगे ना, जैसे इसको हाँ। से भी मल्टीप्लाई कर दिया मान लो ऐसा, तो ये हो गया r इंटू सी जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर। के सीरीज के लिए यही कहानी होगी। तो इसमें से जब के अल्फा करोगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी c/λ इज फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी 2 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 3/4, तो 3/4 आर सी जेड स्क्वायर होगा। मैं बोर्स मॉडल की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है?
स्क्वायर रूट एफ करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 RC इंटू जेड। ये अभी मैं क्या कर रहा हूं, बोर्स मॉडल कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये मैं बोर्स मॉडल कर रहा हूं। इसके मॉडल से जब कंपेयर किया मोस्ले से तो मुझे मिला स्क्वायर रूट एफ इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये क्या है, मोस्ले का है जो एक्चुअल है, ये मोस्ले का है एक्चुअल रिजल्ट, प्रैक्टिकल रिजल्ट। और ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो क्या है, हम जबरदस्ती बोर्स मॉडल को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यही है ना। हाँ सर। अच्छा, तो देखा गया कि ये जो ए मिलता है ना के अल्फा का, वो एग्जैक्टली इसी के बराबर है। √3/4 RC का जो वैल्यू आता है ना आपको, एग्जैक्टली यही ए है के सीरीज के लिए। ठीक है, सच में है ये। अब यहां से एक्स्ट्रापोलेट हुआ कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए मॉडल लेकर हम लोग चले थे, उसमें अगर उसके पीछे का फिजिक्स देखो तो एक न्यूक्लियस था और एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी था वो था, और बाकी कहानी थी। अब अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उनके आपस में भी रिपल्सन होंगे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, है ना। हाँ तो उसके कारण जो एनर्जी में चेंज होगा, या किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे हाइड्रोजन एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को के सीरीज से एल सीरीज तक ले जाना है तो एक फिक्स वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना ही लगेगा एनर्जी। लेकिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बाकी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट भी इसमें आता है, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो बी तुम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हो, ठीक है। तो ए बी का कोई स्टैंडर्ड कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये देखा गया कि के सीरीज के मोस्ले का जो डेटा था, उस डेटा से जो ए और बी मैच किया, के सीरीज के लिए बी ऑलवेज 1 और ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं भी दिया रहेगा तो दिस इज नथिंग बट √3/4 RC। ठीक है, इसी तरह एल सीरीज के लिए अगर ए निकालोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 1 - 1/9, तो √8/9 RC आ जाएगा। तो ये जो ए बी की वैल्यू मोस्ले ने एस्टेब्लिश की थी और जो हम हाइड्रोजन मॉडल को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ये मैच करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एटम के मॉडल को समझने के लिए, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मॉडल ही पता था बोर्स और रदरफोर्ड के कंट्रीब्यूशन से। क्लियर है। हाँ सर। बट जो बी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी, इसको निकालने का आज तक, मतलब निकालने का वो प्रैक्टिकल तरीका ही है, बट आज तक इसका इक्वेशन में थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस किसी मॉडल से हम लोग नहीं ला पाए। बी का वैल्यू एल सीरीज के लिए कुछ और होगा, एम सीरीज के लिए कुछ और होगा, वो अलग अलग होता है। बट ए का वैल्यू तो जो रदरफोर्ड वाला मॉडल है उससे मैच करता है। तो मतलब बी के रूप पैटर्न अभी तक जस्टिफाई नहीं होता। बी जस्टिफाई नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन इतना तो पक्का है कि ओवरऑल इक्वेशन कुछ उसी टाइप का है। ये अलग, इतना भी डेवलपमेंट साइंस में कम थोड़ा ना हुआ। अगर इतना भी डेवलपमेंट हो गया कि बी हर बार मुझे हर एक्सपेरिमेंट में निकाल के देखना है, तो उसका कोई पीछे का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है, ये अलग बात है। बट ये कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, ये है एक्चुअल मोस्ले। मोस्ले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर गया, अदरवाइज साइंस को और कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलता। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा आई मीन एक्सरे से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो छूटना चाहिए। ढूंढ ढूंढ के एग्जामिनेशन में पकड़ पकड़ के कर लो, बहुत आसान है, लॉजिकल भी है। अगर जिस लॉजिक से मैं समझाया हूं दिमाग में बैठ गया है तो ये लॉजिकल भी है। ठीक है, अगली क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स कर दूंगा, फिर मॉडर्न फिजिक्स खत्म, फिर कुछ और आगे करेंगे। चलो बाय, बहुत पढ़ लिया। बाय। बाय। थैंक यू सो मच। बाय सर, थैंक यू।